अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो बेसिकली हम सब फ़ोन मैगजीन इंटरनेट पे डेली बेसिस पे बहुत सारे सक्सेस पर्सन एंड हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन को देख के क्विकली इन्फ्लुएंस होके एक सेकंड में खुद का बिजनेस और अपना खुद का धंधा करने के बारे में सोच लेते हैं, क्योंकि हमारे स्क्रीन के सामने सिर्फ वही चीज़ें बार बार दिखाया जाता है जो एक्चुअल में हम सब देखना चाहते हैं। क्योंकि जो कंपनी ये एडवर्टाइजमेंट वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज जो कुछ भी हमारे सामने ला रहा है उसके लिए भी उस कंपनी ओनर्स को अपना मार्केटिंग के लिए किसी पर्सन को हाई सैलरी के साथ हायर करना पड़ता है ताकि उनकी कंपनी अच्छे से रन कर सके। तो आजकल ये जो मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स खुद को मीडिया के सामने इतना कूल शो कराता है, क्या ये रियलिटी में 100% सच है? तो इसका सिंपल एक ही आंसर है, द बिग नो। क्योंकि इसके पीछे ऐसा बहुत सारा अनटोल्ड स्टोरी रहता है जो आप और हम तक पहुंचता ही नहीं है। तो हे गाइस, माई सेल्फ इंद्रजीत चौबे एंड आज हम लोग द डार्क साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में एक ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली बिजनेस होता क्या है? तो जनरली दो चीज़ों से एक बिजनेस क्रिएट होता है, या तो आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैंने इनमें से मोस्ट कुछ कॉमन स्टार्टअप्स इंटरव्यू को फॉलो किया जिसमें मुझे एक चीज़ें कॉमन दिखाई दी और वो है फंडिंग। क्योंकि आज के डेट पे फंडिंग के अलावा आप कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकते हैं। और आप जब फंडिंग उठाते हैं तब वो कंपनी सिर्फ आपका नहीं रहा, कुछ स्टेक उस पर्सन का भी हुआ जो आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। आप देखिए, आपने कुछ साल पहले एक क्रिस्टल क्लियर मिशन एंड विजन के साथ अपना बिजनेस को स्टार्ट किए थे, बट आपके कंपनी का जो इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर है उनको इन सब से कोई मतलब रहता ही नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर ह्यूज रिटर्न चाहिए होता है, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो। लास्ट कुछ सालों से मैं जब भी किसी भी स्टार्टअप बिजनेस को चेकआउट करता हूँ तब मैंने इनमें से कई सारे कॉमन एग्जाम्पल देख चुका हूँ। यहाँ फाउंडर्स को प्रैक्टिकली ये पता ही नहीं रहता है कि उन्हें कब इस बिजनेस से एग्जिट लेना चाहिए। ऐसा बहुत सारा आपको एग्जाम्पल कंपनीज मिल जाएगा जो बोरोइंग ले लेके एंड पोजीशन तक पहुँच गया है, फिर भी उन्हें बिलीव नहीं होता कि उनका स्टार्टअप में अब कुछ बचा ही नहीं। अब देखिए, हम सब ये जानते हैं कि गिव अप करना एक लूजर की आइडेंटिटी होता है, बट इस प्रैक्टिकल कंपटीशन बिजनेस वर्ल्ड में आपको पीक करने के साथ साथ आपको उस बिजनेस से कब एग्जिट करना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। बट वेट, क्या ये स्टेटमेंट जितना इजी से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या एक फाउंडर्स के लिए उस बिजनेस से एग्जिट हो जाना इतना इजी है? नहीं, क्योंकि वो फाउंडर एग्जिट करेगा कैसे? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ह्यूज डेट, फंडिंग प्रेशर, एम्प्लॉय सैलरी, लीगल पेपर्स, बिजनेस ऑपरेशन कॉस्ट जैसे इतने सारे चीज़ों की प्रेशर रहता है। और इस टाइम फाउंडर्स एक के बाद एक लगातार इन्वेस्टर एंड बैंकर्स को फंडिंग के लिए कन्विंस करता है ताकि वे इस डेट ट्रैप से खुद को एंड अपना कंपनी को बचा सके। बट यहाँ मैक्सिमम टाइम सिनेरियो उल्टा हो जाता है, क्योंकि इससे सॉल्यूशन की जगह प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड नाउ डेज मैक्सिमम फाउंडर्स सिर्फ इसी चीज़ की वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज के विक्टिम बनते जा रहा है। एंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नाउ डेज इंडिया में हर 100 फाउंडर्स में से 78 फाउंडर्स एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस के शिकार होते हैं। तो आप देखिए, ये होना भी कॉमन है, क्योंकि आप जब अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब आपके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाता है, जिसके तहत आपको पर डे ऑन एन एवरेज 12 to 14 आवर्स काम करना पड़ता है रेस्टलेस की तरह एज ए CEO एंड फाउंडर्स। और यहाँ CEO का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स नहीं होता है, यहाँ CEO का मतलब चीफ एवरीथिंग ऑफिसर्स होता है, क्योंकि आपको अकेला ही सब कुछ काम करना पड़ता है, जिसके तहत आप अपने लाइफ से प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ एंड रिलेशनशिप्स को कट कर देते हैं। और अगर प्रैक्टिकली ये देखा जाए तो ये पॉसिबल भी नहीं होता है। एंड फ्रॉम द लॉन्ग टाइम 12 आवर प्लस पर डे हार्ड स्ट्रगल करने के बाद जब आपको आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता है तभी हमारे अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन क्रिएट होना चालू होता है। और ये सीरियसली बहुत ही ज़्यादा स्कैरी भी होता है। और आजकल मैक्सिमम फाउंडर्स अपना स्टार्टअप को स्टार्ट करने के बाद एक कॉमन चीज़ें भूल जाता है कि उनका ये स्टार्टअप अनप्रेडिक्टेबल होता है, जो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब इनिशियल स्टेज पे मैक्सिमम टाइम चीज़ें फाउंडर के हिसाब से नहीं चलता है, फाउंडर को अर्निंग के हिसाब से कुछ भी नहीं मिलता है। तो अब आप एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि एक IIT, IIM स्टूडेंट्स अगर कहीं पे भी नौकरी कर लेता तो उन्हें हाई सैलरी के साथ और भी बहुत सारा अलग अलग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है। बट ऑन द अदर हैंड वही सेम पर्सन दिन रात मेहनत करके विदाउट सैलरी अपने फैमिली रिलेशनशिप्स को छोड़ के सिर्फ अपना स्टार्टअप को ग्रो करने की कंटिन्यूअसली ट्राई करता है।
ताकि उन्हें और भी फंडिंग मिल सके। एंड आफ्टर ऑल इस कंपटीशन मार्केट में वे अपने सेक्टर्स के बड़े बड़े जायंट्स के साथ खुद को इजीली कम्पीट कर सके। अब सपोज एक सेकंड के लिए हम सब मान लेते हैं कि एक फाउंडर्स अपना दिन रात हार्ड स्ट्रगल एंड मेहनत करने के बाद अपने स्टार्टअप को यूनिकॉर्न स्टार्टअप में कन्वर्ट कर लेता है। एंड यूनिकॉर्न स्टार्टअप का मतलब ही है कि $1 बिलियन वैल्यूएशन वाली एक कंपनी, और ये इंडिया में अभी एक ट्रेंडिंग टॉपिक भी है क्योंकि मीडिया इसे बहुत ही बड़ा चढ़ा के हाईलाइट करता है। तो अब आप एक चीज एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करें कि एक फाउंडर के पास एक यूनिकॉर्न कंपनी है एंड इन्होंने जब अपना बिजनेस को शुरू किया था तब इन्होंने फंडिंग लेते लेते अपना बिजनेस को ग्रो करते करते अपना स्टेक डे बाय डे कम करता गया एंड मेजोरिटी परसेंटेज ऑफ स्टार्टअप की लास्टली ये स्टेक 4 to 6% पे ही स्टक हो जाता है। तो अब आप एक सिंपल कैलकुलेट करें कि आपका ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप आपके लिए अब यूनिकॉर्न रहा नहीं ना। एंड रिसेंटली हुई एक इंसिडेंट को मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ। आशीष ग्रोवर का नाम तो आप सभी ने सुने होंगे, जो शार्क टैंक में बवाल मचा दिया था। उनके ही हाथ से बनाई हुई उनके अपना कंपनी भारत पे से रिसेंटली उन्हें निकाल दिया गया। और सेम ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट है जो आपको सिर्फ गूगल सर्च करते ही मिल जाएगा। अब आपको लग रहा है कि ये 6% स्टेक एक इतना बड़ा कंपनी का बहुत ज्यादा होता है, बट वेट, ये 6% स्टेक आपका इक्विटी फॉर्म में है जो आप चाहकर भी इसे इजीली बेच के निकल नहीं सकते क्योंकि इसमें बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन रहता है। अब जब कंपनी एक सस्टेन पोजीशन पे आ जाता है तब फाउंडर्स को ठीक ठाक सैलरी मिलता है, ना कि स्काई टचिंग। बट ऑन द अदर हैंड लास्ट फ्राइडे एक रिपोर्ट को देख के मैं फुल्ली शॉक्ड हो चुका हूँ क्योंकि हमारे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में कुछ फाउंडर्स ऐसा भी है जो कि अपने कंपनी के प्रॉफिट के कंपैरिजन में अपना बहुत ही हाई सैलरी लेता है। एग्जांपल के लिए मैं फ्लिपकार्ट को ही ले लेता हूँ। आपको पता ही होगा कि फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने एक बहुत बड़ा अमाउंट से एक्वायर किया था, बट फ्लिपकार्ट आज भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बट फ्लिपकार्ट का ओनर्स एंड उनके टॉप मैनेजमेंट में काम करने वाले कुछ पर्सन का आज खुद का अपना अलग अलग सक्सेसफुल बिजनेस है जो इंडिया में फ्लिपकार्ट माफिया के नाम से वेल नोन है। तो अगर आप फ्लिपकार्ट माफिया के बारे में ब्रीफली जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस छोटी सी वीडियो को जरूर चेकआउट करें। तो अब सवाल आता है कि अभी के टाइम मैक्सिमम फाउंडर्स क्यों अपना एक स्टार्टअप को बंद करके दूसरे स्टार्टअप में इजीली खुद को स्विच कर लेते हैं। तो इसका सिंपल एक ही आंसर है, एंजल इन्वेस्टर। अब होता यह है कि जब एक फाउंडर्स अपना प्रीवियस स्टार्टअप में एक्टिवली काम करता है तब उन सारे फाउंडर्स के एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड हो जाता है एंड उन्हें नेक्स्ट स्टार्टअप में इसी ऑप्शन से डिफरेंट लार्ज फंड हाउसेस से इजीली फंडिंग मिल जाता है और यही सारे बड़े बड़े फंड हाउसेस को एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। यही सेम फॉर्मूला को यूज करके पहले पेपाल माफिया क्रिएट हुआ था एंड नाउ अब इंडिया में फ्लिपकार्ट माफिया। और नाउ डेज हमारे इंडिया में एक एंटरप्रेन्योर एक सेलिब्रिटी से कुछ कम नहीं जाता है क्योंकि हमारे इंडिया में अभी बिजनेस को लेके एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा क्रिएट हो चुका है। तो लास्टली कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी से एक ही चीजें कहना चाहता हूँ कि इंडिया अभी एक ग्रोइंग नेशन है और इसीलिए तो सारे मल्टीनेशनल कंपनीज अपना अपना मैन्युफैक्चरिंग हब्स को इंडिया में ही एस्टेब्लिश करने का प्लानिंग कर रहा है। तो एज पर माई पर्सनल एनालिसिस अगर मैं गलत ना हुआ तो नेक्स्ट 10 to 30 ईयर्स अब हमारा ही होने वाला है। और ये सेम स्टेटमेंट लेट राकेश झुनझुनवाला सर भी साल 2021 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका है और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो गाइस आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।